नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का आज है हमारा सेशन नंबर 48 और आज के जो हमारे टॉप 6 हॉट टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे समृद्ध प्रोग्राम के ऊपर। बेसिकली स्टार्टअप से रिलेटेड है ये। दूसरा, डी कार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट फोरम, किसने लॉन्च किया है, क्यों जरूरत है इसकी। थर्ड इज न्यू ड्रोन्स रूल्स 2021 एंड द फोर्थ इज चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। फिफ्थ हम बात करेंगे मंथन 2021, बेसिकली एक हैकाथन है। एंड सिक्स्थ इज एक्सरसाइज काज एंड, बेसिकली द एक्सरसाइज बिटवीन कजाकिस्तान एंड इंडिया। एंड फाइनली एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अपना समृद्ध प्रोग्राम। आप नाम से ही समझ रहे होंगे इस प्रोग्राम को लॉन्च किसने किया है। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। बेसिकली इस प्रोग्राम को लाने के पीछे की मंशा क्या है मेटी की, कि वो एक्सेलरेट करना चाहती है स्टार्टअप्स वगैरह को। किस फील्ड में? प्रोडक्ट इनोवेशन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के पैरामीटर्स पे। क्यों ये ज़रूरी है? वाई प्रोडक्ट इनोवेशन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज नेसेसरी? बिकॉज दो तीन चीज़ें होती हैं। एक, आपकी प्रोडक्टिविटी मैटर करती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। दूसरा, आपका इनोवेशन मैटर करता है। और इन दोनों पे ही मेटी जो है पूरी नज़र बनाए हुए है और इनको बहुत स्ट्रेंथन करना चाहती है। दैट्स वाई दे हैव लॉन्च्ड समृद्ध प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के हाईलाइट्स को देख लेते हैं। टू क्रिएट अ कंड्यूसिव प्लेटफॉर्म टू इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप्स टू एनहांस देयर प्रोडक्ट्स एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स फॉर स्केलिंग देयर बिजनेस। बेसिकली जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप्स हैं उनकी मदद करना चाहती है सरकार कि वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छे लेवल पे स्केल अप कर सके। हालांकि सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए, सॉफ्टवेयर रिलेटेड स्टार्टअप्स की, तो ये कहा जा सकता है कि हर एक फील्ड में सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर जो है हर कंपनी में मौजूद तो होगा ही आने वाले समय में। जिस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी आगे इवॉल्व करती जा रही है, तो चाहे आप मेडिकल सेक्टर ले लो, टेलीकॉम सेक्टर ले लो, एजुकेशन सेक्टर ले लो, कुछ भी आप सेक्टर उठा के देख लीजिए, एनर्जी सेक्टर ले लीजिए, वहाँ सभी पे किस चीज़ का काम होगा? सॉफ्टवेयर का काम तो होगा ही होगा। Focuses on accelerating the 300 startups by providing customer connect, investor connect, and international immersion in the next 3 years. So this is basically the big highlights of this program कि पूरा इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है सरकार इसको कोशिश कर रही है कि हम इसको बूस्ट कर सकें, एक्सेलरेट कर सकें। इन सब चीज़ों में जो मदद करेगी एजेंसी, उसका नाम है स्टार्टअप हब, MSH, मेटी स्टार्टअप हब। तो ये जो है पूरा इम्प्लीमेंट करेगी, पूरा देखेगी कि किस तरीके से काम हो रहा है। टू फर्दर द इंडियन स्टार्टअप ग्रोथ विच हैज़ सीन द इमरजेंस ऑफ 63 यूनिकॉर्न्स। आपको मालूम है कि इस साल की शुरुआत में काफ़ी सारे यूनिकॉर्न्स हमें देखने को मिले। एंड इज नाउ द थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न हब ग्लोबली विद अ टोटल वैल्यूएशन ऑफ $168 बिलियन। यूनिकॉर्न आप जानते ही हैं कि एक ऐसी वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री होती है ये, जिसमें $1 बिलियन से ऊपर जब किसी स्टार्टअप कंपनी का वैल्यूएशन चला जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? नाउ दिस कंपनी विल बी कॉल्ड एज यूनिकॉर्न। तो बहुत सारे यूनिकॉर्न्स इस साल हमें देखने को मिले। इसी चीज़ को बूस्ट करने के लिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम को तैयार करने के लिए देश में कुछ और भी इनिशिएटिव्स जो है सरकार ने लॉन्च किए हैं। दैट इज स्टार्टअप इंडिया फंड हो गया, स्टार्टअप सेल्स हो गए, नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल हो गई, अराइज जैसे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पे जो है सरकार काम कर रही है। एंड अटल न्यू इंडिया चैलेंज वगैरह, तो ये सारे इनिशिएटिव्स इससे रिलेटेड है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस ये याद रखना है कि समृद्ध प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, कौन इसके पीछे की इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन कौन है, और इनका क्या मतलब एम है, क्या करना चाह रहे हैं और क्यों इसे लॉन्च किया गया है। इतना आप अगर सही जानकारी अगर आप रखेंगे तो आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, यूपीएससी की कोई भी अगर परीक्षा आप उठा लीजिए, तो उसमें आपको पूरी तरीके से हेल्प होगी। ये इनकी लॉन्चिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्चेस समृद्ध। आप देख सकते हैं 3 पैरामीटर इन्होंने लिए हैं: इनोवेट, एम्पावर एंड एक्सेलरेट। हमारी दूसरी स्टोरी है आज की, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट फोरम। बेसिकली नीति आयोग फिर से पिक्चर में आया है। नीति आयोग एंड वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, WRI, इन दोनों ने मिलकर एक फोरम लॉन्च किया है जिसको इन्होंने नाम दिया है फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। बेसिकली दोनों का जॉइंटली लॉन्च ये फोरम है। और ये किसका पार्ट है? सो दिस इज द पार्ट ऑफ NDC ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत इसको जो है वो लॉन्च किया गया है इस साल। हालांकि इसे वर्चुअली ही इनॉग्रेट किया गया ड्यू टू कोविड। और इसे लॉन्च करने वाले कौन थे? तो नीति आयोग के जो CEO हैं मिस्टर अमिताभ कांत, उन्होंने इसे लॉन्च किया था। इस फोरम की ज़रूरत क्यों पड़ी? बेसिकली क्या है कि भारत, आप जानते हैं, भारत में काफ़ी ज़्यादा बड़ा और डाइवर्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, विच इज़ ऑल्सो द थर्ड मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिटिंग सेक्टर।
ट्रांसपोर्ट सेक्टर अगर बड़ा है तो कार्बन एमिशंस भी ज़्यादा होंगे, अगर कार्बन एमिशन ज़्यादा होंगे तो क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो दैट्स वाई इस तरीके के फॉरम को लॉन्च किया है नीति आयोग ने, किसके साथ मिलकर, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के साथ। आने वाली स्टोरीज में मैं आपको चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में बताऊंगा, तो उसके साथ आप इसे जब कनेक्ट करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इजी समझ में आएगा कि क्यों इस तरीके के फॉरम लॉन्च किए जा रहे हैं। अगर आईईए के डेटा को देखें 2020 के, तो वो सजेस्ट करता है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काफ़ी सारे सेक्टर हैं, रोड सेक्टर हो गए, फिर आपके और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, हाईवेज आ जाते हैं, लॉजिस्टिक्स इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो कंट्रीब्यूट करती है कार्बन एमिशंस को, दैट विल बी अराउंड मोर देन 90%। सो और भारत का ट्रांसपोर्ट सेक्टर है भी बहुत डाइवर्स, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंटिन्यूसली वर्किंग टुवर्ड्स द डीकार्बोनाइजेशन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट विद अ मेजर फोकस ऑन अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ईवी को लेके सरकार ने तो वैसे क्लियर कर ही रखा है कि 2030 तक हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ डेवलप कर देंगे ईवीज को लेके। और अभी तो ईवी को, ताकि लोग खरीदें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, तो सरकार सब्सिडी भी दे रही है, काफ़ी पुश कर रही है इस चीज़ को। ईवी पे अगर नजर डालें तो नीति आयोग हैज बीन द एट द हेल्म ऑफ द प्रमोशन ऑफ ईवीज इन इंडिया फॉर द सस्टेनेबल मोबिलिटी थ्रू द नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज। तो इस तरीके के कुछ नेशनल प्लान्स हैं, नेशनल मिशन है जो तैयार किए जा रहे हैं, जिससे ईवी को भारत में एक पुश मिले। However, to leverage and streamline EV across the country, there is a need to create a favorable ecosystem for different stakeholders. अभी हाल फिलहाल ओला आपने सुना होगा, ओला कैब्स, उन्होंने भी अपनी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह जो है वो लॉन्च की है, बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल है, काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको पुश किया जा रहा है, और इसके साथ उसे जोड़ा जा रहा है कि आने वाले समय में ईवीज ही आपको ज़्यादा दिखने को मिलेंगी भारत की सड़कों पे। इसमें एक जो प्रोजेक्ट में नाम आया, एनडीसी ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया, एनडीसीटीआईए, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। द एनडीसी ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया, बेसिकली टिया आप कह सकते हैं, 2020-23। इट इज़ अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ 7 ऑर्गेनाइजेशन दैट विल एंगेज चाइना, इंडिया, वियतनाम इन promoting a comprehensive approach to decarbonizing transport in their respective countries। क्योंकि ये सारे जो देश हैं यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और यहाँ का ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी काफ़ी मैसिव और डाइवर्स है। सो इन सारे 7 ऑर्गेनाइजेशंस को जो है इसमें इंगेज करके इन देशों के ऊपर फोकस किया गया है कि आप इनको बोलिए कि किसी भी तरीके से जो ट्रांसपोर्ट फोरम है उसे डीकार्बोनाइजिंग किया जाए, मतलब उसमें से कार्बन एमिशंस को जो है कम किया जा सके। द फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, नेचर कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी सपोर्ट द इनिशिएटिव ऑन द बेसिस ऑफ अ डिसीजन अडॉप्टेड बाय जर्मन बुंदेसटैग। आपके लिए आज का पहला सवाल है कि बुंदेसटैग किसे कहते हैं, राइट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाले एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है। पॉलिटी से बेसिकली मैंने सवाल पूछा है कि बुंदेसटैग क्या है यहाँ पर। नीति आयोग इज द इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर फॉर द इंडिया कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। सो दिस इज द डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट फोरम। चलते हैं तीसरे अपनी स्टोरी के ऊपर, न्यू ड्रोन्स रूल्स 2021। बेसिकली ये तो मार्च में ही आ गया था, मार्च 2021 में ही इसके मतलब ड्राफ्टिंग फाइनल हो गई थी। अभी हाल फिलहाल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक ट्वीट आया था 26 अगस्त को ही। द न्यू ड्रोन्स रूल्स यूशर इन अ लैंडमार्क मूवमेंट फॉर दिस सेक्टर इन इंडिया। द रूल्स आर बेस्ड ऑन द प्रेमाइस ऑफ ट्रस्ट एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन, अप्रूवल्स, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स एंड एंट्री बैरियर्स हैव बीन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। तो उन्होंने जो नए ड्रोन्स रूल्स हैं इसको लेके ट्वीट किया था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको पूरे रूल एक बार दोबारा से याद दिला दिए जाए। हालांकि हमने इसे अपने पहले के भी सेशन में कवर अप किया हुआ है, बेसिकली इसके ड्राफ्टिंग को। इसमें जो प्रावधान है, सबसे पहले अप्रूवल्स को लेकर इसमें कुछ प्रावधान है। अबॉलिश द नीड फॉर वेरियस अप्रूवल्स, ये बहुत सही इसमें मतलब कदम उठाया सरकार ने कि अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके परमिशन लिया जाए। उससे बेटर है कि एक पर्टिकुलरली एक ऐसे डिपार्टमेंट बनाया जाए जो इसको अप्रूव करती हो। सो अबॉलिश द नीड फॉर वेरियस अप्रूवल्स इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट ऑफ कंफॉर्मेंस, सर्टिफिकेट ऑफ मेंटेनेंस, import clearance, acceptance of existing drones operator, permit authorization of R&D organization and student remote pilot license। तो इन सब अप्रूवल को लेके उन्होंने बोला है कि हम चाहते हैं कि जो ये तरह तरह के जो अप्रूवल्स हैं इनको अबॉलिश किया जाए और इसको एक कॉमन अप्रूवल लिया जाए। फिर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, द गवर्नमेंट विल बी डेवलपिंग अ डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म दैट विल हैव एन इंटरेक्टिव एयर स्पेस मैप डिवाइडिंग द कंट्री इनटू ग्रीन, येलो एंड रेड जोन्स। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है सरकार चाहती है, क्योंकि ड्रोन्स क्या है, ड्रोन्स का मिसयूज भी किया जा सकता है। ये काम तो ये आपको मदद तो करता ही है, जैसे अगर आपको सर्च ऑपरेशंस करने हैं, या फिर इसके पॉजिटिव साइड्स भी हैं, नेगेटिव साइड्स भी हैं। नेगेटिव साइड्स ये हो सकते हैं कि फिर किसी की भी प्राइवेसी जो है इसके थ्रू मतलब
ली जा सकती है प्राइवेसी। हालांकि आजकल थोड़ा सा वो भी आ गया है, फेशियल रिकॉग्निशन एक टेक्नोलॉजी है जिसे काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट जो है इंडिया में मंजूरी दे रही है, जो कि बहुत खतरनाक बात है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि होता है ना, एक डायलॉग है एक बहुत अच्छी वेब सीरीज का कि प्राइवेसी इज अ मिथ, तो वही शायद सरकारें कोशिश कर रहे हैं कि इसको सही किया जाए इस डायलॉग को। तो फेशियल रिकॉग्निशन या फिर ड्रोन्स के जरिए जो है आपकी प्राइवेसी पे खतरा ना हो जाए, इसलिए सरकार चाहती है कि हम 3 जोन्स में जो है डिवाइड करेंगे देश को। सबसे पहले ग्रीन जोन, येलो जोन एंड रेड जोन। रेड जोन जहाँ पे ड्रोन्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं होंगे, ग्रीन जोन जहाँ पे बिल्कुल उनको अलाउ किया जाएगा। तीसरा है रिड्यूस्ड एयरपोर्ट पेरीमीटर। द ड्राफ्ट रूल्स रिड्यूस द एयरपोर्ट पेरीमीटर फ्रॉम 45 किलोमीटर टू 12 किलोमीटर। इसको रिड्यूस करने की बात की है। पायलट लाइसेंस पे अगर हम देखें तो नो पायलट लाइसेंस वुड बी नीडेड फॉर माइक्रो ड्रोन्स फॉर नॉन कमर्शियल यूज, नैनो ड्रोन्स एंड फॉर R&D ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके का कोई भी पायलट लाइसेंस की उनकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। ड्रोन कॉरिडोर है, मिनिस्ट्री विल ऑल्सो फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ ड्रोन कॉरिडोर्स फॉर कार्गो डिलीवरीज एंड अ ड्रोन प्रमोशन काउंसिल, इसका भी गठन किया जाएगा टू फैसिलिटेट अ बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी रिजीम, जिससे भारत को इंटरनेशनल फोरम पे भी काफ़ी ज़्यादा एक मतलब मदद मिलेगी, एक सपोर्ट मिलेगा। सेफ्टी फीचर्स अगर हम इसमें देखें तो जो रूल है वो ये कहता है कि इट ऑल्सो प्रोवाइड्स सेफ्टी फीचर्स सच एज रियल टाइम ट्रैकिंग बीकन, जियो फेंसिंग which are expected to be notified in future, and a 6-month lead time will be provided for compliance. Or finally, increased coverage of drones. The coverage has been increased from 300 kg to 500 kg and will cover drone taxis, while the issuance of certificate of airworthiness has been delegated to Quality Council of Indian certification entities authorized by it. बेसिकली इसकी जो पूरी रेगुलेशंस हैं वो 2 रूल्स के साथ मैचअप करती हैं ड्रोन रूल्स को अगर हम देखें। एक है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल 2020 और दूसरा है नेशनल काउंटर रोग्यू ड्रोन्स गाइडलाइंस 2019। तो इन 2 रूलों के साथ इसे मर्ज करके एक नया ड्राफ्ट, एक नया खाका तैयार किया गया है, दैट इज न्यू ड्रोन्स रूल्स 2021, जिसको लेके अभी हाल फिलहाल प्रधानमंत्री जी ने कुछ ट्वीट किया और बोला कि ये काफ़ी सारे बैरियर्स को जो है वो रिड्यूस करेगा और काफ़ी फायदेमंद साबित होगा आने वाले टाइम के लिए। और ऑल्सो इट स्ट्रेंथन द इनोवेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग टू मेक इंडिया ड्रोन हब। हालांकि इसके नेगेटिव साइड्स भी हैं, फिर कभी और सेशन में हम इसके पूरे नेगेटिव साइड्स के ऊपर अच्छे से बात करेंगे। दूसरी स्टोरी है हमारी चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। बेसिकली यूनिसेफ ने फ्राइडे फॉर फ्यूचर नाम की एक संस्था है, उसके साथ मिलकर एक रिपोर्ट तैयार किया और इसका नाम दिया क्लाइमेट क्राइसिस इज अ चाइल्ड राइट्स क्राइसिस, इंट्रोड्यूसिंग द चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। और उन्होंने एक इंडेक्स इसमें इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज CCRI, चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। इट इज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ क्लाइमेट रिस्क फ्रॉम अ चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव। Earlier, an analysis based on Notre Dame Global Adaptation Initiative, that is ND Gain Index, had shown the impact of climate change on children across the world. क्योंकि climate change बहुत बड़ा इशू है, राइट? जैसे होता है ना, जैसे ये अभी वॉर है, फिर ये आपका पेंडेमिक आ गया, ठीक है, और इससे भी बड़ा सर्कल अगर आपको लेना है तो वो आपका क्लाइमेट चेंज हो जाता है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज में तो बोला ही गया है, जो रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं तो कह ही रही हैं कि जो समुद्र के किनारे जितने भी शहर बसे हुए हैं वो सारे के सारे डूब जाएंगे। फिर उससे असर तो सभी पे पड़ेगा, और जो चिल्ड्रन है वो आगे का भविष्य तय करती है, आपके आने वाली जनरेशन को तय करेगी, तो उनके भी ग्रोथ पे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। CCRI की अगर हम बात करें तो ये जो है देशों को रैंक करती है बेस्ड ऑन चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल शॉक्स, जैसे कि साइक्लोन से कितने बच्चे मर गए या हीट वेव से कितने बच्चे मर गए, ठीक, या उनकी क्या क्या उनकी दिक्कतें रहीं। इसमें कुछ अगर रैंकिंग वगैरह हम देखें तो पाकिस्तान को 14th रैंक पर रखा गया है, बांग्लादेश को 15th, अफगानिस्तान को 25th और इंडिया को 26th रैंक इस इंडेक्स में मिली है। आर अमंग द 4 साउथ एशियन कंट्रीज वेयर चिल्ड्रन आर एट एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस। मतलब आपका रैंक जितना इधर होगा 1 की तरफ, उतना ही ज़्यादा आप एक्सट्रीमली हाई रिस्क पे होंगे, और जितना इस तरफ होगा लार्जर नंबर साइड की तरफ, उतना ही लो रिस्क आपका रहेगा। भारत के अगर संदर्भ में अगर हम इस पर बात करें तो इंडिया इज अमंग द 4 साउथ एशियन कंट्रीज where children are most at risk of the impact of climate change threatening their health, education and protection. It is estimated that more than 600 million Indians will face acute water shortages. ये तो बोला ही जा रहा है, 2019 का डेटा उठा लीजिए, 18 का डेटा उठा लीजिए, तो आने वाले, वो तो इस साल बारिश बहुत अच्छी हो गई तो इस तरीके की हमें प्रॉब्लम देखने को मिली नहीं, लेकिन आने वाले सालों में कम से कम 600 मिलियन से ज़्यादा इंडियंस जो है वाटर शॉर्टेजेस की प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। वाइल एट द सेम टाइम
Flash flooding is to increase significantly in the majority of India's urban areas once the global temperature increases rise about 2 degrees Celsius. 21 of the world's 30 cities with the most polluted air in 2020 were in India. 30 शहरों में से 21 शहर भारत से थे जो कि विश्व में सबसे प्रदूषित, जहाँ की हवा जो है ज़्यादा पॉल्यूटेड थी। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि इंडिया बहुत ही खतरनाक पोजीशन पे है क्लाइमेट चेंज को लेके और सरकारों को इस पे काम करने की ज़रूरत है। रिकमेंडेशंस में अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज और उसके एडेप्टेशन को लेके इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने की ज़रूरत है, बच्चों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट। साथ ही साथ बच्चों को इस तरीके की मतलब एजुकेशन देने की ज़रूरत है, ग्रीन स्किल्स उनमें डेवलप करने की ज़रूरत है कि वो सैपलिंग्स वगैरह करें, पेड़ वगैरह लगाएं, critical for their adaptation and to preparation of for the effects of climate change and ensure the recovery from the COVID-19 pandemics is green, low carbons and inclusive so that the capacity of future generations to address and respond to climate crisis is not compromised। तो कुछ ऐसे की रिकमेंडेशंस की ज़रूरत है। इन सभी में इन्वेस्टमेंट जो है लगेगी, लागत लगेगी। सरकारों को, चाहे वो राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, इस पर ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है, जनरेशन है, उसका पूरा फ्यूचर ही क्लाइमेट से जुड़ा हुआ रहेगा एंड दे विल सफ़र अलॉट। ये कुछ रिपोर्ट के चीज़ें हैं जो आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या बातें की गई हैं। डायरेक्ट मैं रिपोर्ट से उठा के आपके लिए लेके आया हूँ, किस तरीके से प्री नेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, इन सब पे क्या असर पड़ रहा है। 2037 तक का इस पर प्रेडिक्शन जो है वो रखा गया है इस रिपोर्ट के अंदर में। अगली स्टोरी पे अगर हम बात करें तो मंथन हैकाथन 2021 बेसिकली इट इज़ अ हैकाथन बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय द आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज दैट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। From malware to network breach, Manthan covers all area that needs reformation from young innovative minds that will help nation to build system more secure, more scalable without adopting foreign tools। Basically हुआ क्या है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक जानकारी बता देता हूँ कि जैसे ही मतलब वर्चुअल अटैक्स आजकल हो रहे हैं, साइबर अटैक्स के ज़रिए हैकिंग वगैरह हो जाती है बहुत आसानी से। तो टॉप जो आईटी कंपनीज हैं उनके सीईओ को बुला के पूछा गया कि अगर आपकी कंपनी पे इस तरीके का कोई अटैक हुआ तो आप क्या करेंगे। और ये सारे जो सीईओज थे इनका जवाब था कि दे डोंट नो कि ये क्या करें, किस तरीके से उस अटैक को होने से रोके या अगर वो हो गया है तो उसे ट्रैक कैसे करें। तो इन सब में जो है एक इंटरेस्ट, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी को भी कहीं ना कहीं ब्रीच करता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज पे भी सवाल उठाता है, तो उनको ट्रेन करने की जो है ज़रूरत है। इस हैकाथन में जिसने मतलब पार्टिसिपेट किया, मतलब जो इसके पीछे माइंड रहे, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल, AICT along with BPRND decided to conduct this hackathon in very short of time considering dynamically changing technology stack in national security domain। Virtual hackathon basically refers to conducting an entire event online on a cloud-based tool for non-stop 36 hours coding concept derived from Smart India Hackathon that engage all user types under one web console with different nodes। इससे रिलेटेड मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे आर्मी आप ले लीजिए या आर्म्ड फोर्सेज आप ले लीजिए। तो आर्म्ड फोर्सेस में जो पहले के ऑफिसर हैं, मतलब जो 1980s 90s में लगे होंगे जब उनकी रिक्रूटमेंट हुई होगी, तो उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी कटिंग एज में नहीं थी, इतनी एडवांस नहीं थी। और अब जो रिक्रूटमेंट जा रहे होंगे 2016 में या 2017 में, तो ये जो नए ऑफिसर्स इसमें जाएंगे तो ये सब कुछ जानते हैं, समझते हैं टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है, तो कहीं ना कहीं ये इनकी मदद करते हैं। इसी पे एक बहुत अच्छा लेख आया था, बहुत अच्छा आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, जहाँ पे इंडियन नेवी के एक रिटायर्ड ऑफिसर थे जिन्होंने लिखा था कि अब पहले क्या होता था कि आर्म्ड फोर्सेस वगैरह में सीनियर ऑफिसर्स जूनियर ऑफिसर से किसी भी तरीके का सजेशन लेना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब ये चलन चल पड़ा है क्योंकि ड्यू टू द गैप ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। सो इसके वजह से यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है आर्म्ड फोर्सेस में भी देखने को मिल रही हैं कि कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो उसी चेंज से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इनोवेशन सेल, AICT और BPRD ने इस तरीके के हैकाथन को कंडक्ट करने का फैसला किया, जिसमें बताया जा सके कि किस तरीके से हम चैलेंजेस जो हैं वो फेस कर सकते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में। इसके फेजेस की अगर हम बात करें तो इसमें 2 फेजेस थे। इन फर्स्ट फेज पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू सबमिट देयर कॉन्सेप्ट्स against the problem statements which they wish to solve on the portal। These submitted ideas will be evaluated by a group of experts in the field and only the innovative ideas will be selected for the grand finale और सेकेंड राउंड शेड्यूल्ड फॉर 28 नवंबर 2021। इसमें प्राइस अमाउंट भी रखा गया, रफली 40 लाख के आसपास का इसमें प्राइस अमाउंट है, राइट। तो ये था मंथन, दिस इज बेसिकली अ हैकाथन
जिसमें सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, प्रॉब्लम्स उनको दिए जाएंगे और वहाँ से आइडियाज़ ले जाएंगे कि किस तरीके से आप सोच रहे हैं, आपके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, राइट। हमारी आज की फाइनल स्टोरी दैट इज काज एंड एक्सरसाइज। सो काज एंड एक्सरसाइज, दिस इज बेसिकली एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। मैप आप देख ही रहे हैं, कजाकिस्तान किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है और कौन कौन से समुद्र हैं इसके आसपास, वो आप ध्यान रखिएगा। द फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2021 will be conducted in Kazakhstan. The exercise is a joint training between both the armies. The scope of joint exercise includes professional exchange, sharing experiences in counter-insurgency, counter-terrorism operations, etc. भारत और कजाकिस्तान के बीच में एक और दूसरी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है प्रबल दोस्तिक। तो इसको भी थोड़ा आप याद रखिएगा, प्रबल दोस्तिक। काजिन तो है ही है, साथ ही साथ प्रबल दोस्तिक भी है। इस एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस बात यह है कि जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन से भारत के लिए ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चीन है, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, राइट। तो काफ़ी अगर हम देखें तो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। दूसरी बात यह है कि इस एरिया में इकोनॉमिक पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है अगर हम एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर बात करें। और आपको मालूम है कि इंडिया जो है हाईएस्ट कंज्यूमर बन रहा है एनर्जी रिसोर्सेज का और काफ़ी ज़्यादा यहाँ डिमांड है, तो इंडिया को काफ़ी यहाँ से मतलब सपोर्ट मिल सकता है। तो इस तरीके के एक्सरसाइजेज जो हैं दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा यूनिटी लेके आते हैं और कॉपरेशन बढ़ाते हैं एक दूसरे के साथ। सो दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन पर्सपेक्टिव। सो याद रखना है आपको काज एंड प्रबल दोस्तिक। मैप वगैरह थोड़ा ध्यान रखिएगा। सवाल ये भी आ सकता है एग्जाम में कि काज एंड के साथ लगने वाले बाउंड्री शेयर करने वाले देशों के नाम और आपको स्टेटमेंट बना के ऐसे देख के पूछा भी जा सकता है। तो आप मैप वगैरह को थोड़ा सा बारीकी से पढ़ें। चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की ओर। पिछले सेशन में जो हमने एमसीक्यूज़ पूछा था उसका जवाब देने का वक्त आ गया है। पहला सवाल था हमारा RODTP स्कीम, बेसिकली रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। इट इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये स्टेटमेंट गलत है। वाई? बिकॉज दिस इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, तो ये ऑप्शन गया और ये गया। द स्कीम एम्स टू इंश्योर जीरो रेटिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस स्कीम के तहत ये होता है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें किसी भी तरीके के टैक्स और ड्यूटीज को आप नहीं देंगे। सो दैट मीन्स जीरो रेटिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स। सो द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन था हमारा प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, प्रिज्म। ये इनिशिएटिव किसने डेवलप किया है? सो बेसिकली प्रिज्म जो इनिशिएटिव है, दिस बीइंग डेवलप्ड बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए। थर्ड था हमारा यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म, जो कि UN पीस कीपर्स की सेफ्टी के लिए बनाया गया है। तो आपको मैंने हिंट दे ही दिया, UN पीस कीपर्स। तो इंडिया ने किसके साथ इसमें पीस कीपर्स, सो इंडिया ने किसके साथ इसमें मतलब कोलैबोरेट किया होगा? तो ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशन के साथ। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी। सो ये थे हमारे आज के 3 सवाल। अगले सेशन में हम फिर दोबारा मिलेंगे, इसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे, अच्छे अच्छे सेशन आपके लिए लाते रहेंगे। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें, बने रहें हमारे साथ। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।